हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके संचयन का सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। दिए जल उठे। दिए जल उठे जो हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संस्मरण है। इस पार्ट में ये अंश महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित है और इस पार्ट में 19 मार्च 1930 में किन किन घटनाओं का वर्णन हुआ है, किस तरह से वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई और गांधी जी ने दांडी यात्रा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। किस तरह अंधेरी रात में वो एक महिसागर नदी को पार करते हैं और लोगों का किस तरह से हाथों में दिए लेकर सहयोग मिलता है। देखिए, ये लिखा है मधुकर उपाध्याय द्वारा। फर्स्ट लाइन देखिए, रास के बूढ़े बरगद ने वह वृक्ष या वह दृश्य देखा था। रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। वल्लभ भाई पटेल को सभी जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो है रास नामक स्थान पर कहाँ पहुँचे? 7 मार्च को। कब पहुँचे? 7 मार्च को रास नामक स्थान पर पहुँचे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, मतलब वल्लभ भाई पटेल को भाषण देने का अधिकार नहीं था, मतलब सरकार की तरफ से ऐसी पाबंदी थी कि आप कोई लोगों को संबोधित करके कुछ नहीं बोलोगे, पर लोगों ने आग्रह किया। स्वतंत्रता संग्राम जितने भी थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो लोगों के आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। मतलब उन्होंने कुछ शब्द ही बोले और मजिस्ट्रेट जो था उसने बिना अनुमति के आपने ऐसा कैसे कर दिया, उसकी निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। जो वहाँ के स्थानीय जो कलेक्टर थे शिलीडी, उनके आदेश पर हुए थे, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इन वल्लभ भाई पटेल ने ही इसी कलेक्टर को पिछले आंदोलन में भगा दिया था। सेकंड पैराग्राफ देखिए, वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। मतलब पटेल ने अपना अपराध कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने भाषण दिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। जज ने वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ केवल 8 लाइन का फैसला लिखना था, पर 8 लाइन लिखने में उनको 1.5 घंटे का समय लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। सजा में क्या लिखा? 500 रुपये जुर्माना देना है और आपको 3 महीने के लिए जेल में रहना होगा। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल में लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी और पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। मतलब गांधी जी को ये सूचना मिल गई थी कि वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें साबरमती जेल में ले जाया जा रहा है। साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, मतलब बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, मतलब हमारी योजना हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो गए। मतलब अगर 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ करनी थी तो उससे पहले ही वो तैयार हो गए। नेक्स्ट पेज देखिए, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस स्वतंत्रता संग्रामियों को कुछ बोल रही हैं या उन पर प्रेशर डाल रही हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप, आश्रम में एक एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, मतलब जितने भी आश्रमवासी थे वो पटेल को देखना चाह रहे थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। मतलब गांधी जी भी उस आश्रम से बाहर आए कि जेल ले जा रहे थे जब वल्लभ भाई पटेल को, तो गांधी जी और दूसरे जो आश्रमवासी थे वो अपने आश्रम से बाहर आ गए। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हुए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करने या करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी। मतलब लोगों को ऐसा था कि पुलिस वाले गाड़ी को नहीं रोकेंगे, पर गाड़ी रुकी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। मतलब जिस गाड़ी में वल्लभ भाई पटेल को ले जाया जा रहा था, तो पुलिस वाले को उस गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि उनका दबदबा ही ऐसा था। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मतलब एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। या मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी से आशय ये रहेगा कि स्वतंत्रता के लिए जो हम दांडी कूच करने वाले थे, तो अब मैं तो गिरफ्तार हो गया हूँ, अब आगे पूरा मोर्चा आपको ही संभालना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, सेकेंड वाला इस पेज का। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर की प्रतिक्रिया हुई। मतलब पटेल को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया तो देश में एक हलचल सी मच गई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय
असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसके बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, मतलब उनकी आलोचना की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। पटेल के पक्ष में जो जितने भी नेता थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। मतलब अगर कोई डायरेक्ट आपने स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है, ऐसा बोलना है। किनका? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। मतलब आपने पटेल को गिरफ्तार तो कर लिया है और अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। गांधी के राज पहुंचने से समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली। अब्बास तेजी वहां पहुंचे थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि अब पटेल को तो गिरफ्तार कर दिया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लोगों ने, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जितने भी आश्रमवासी और सब जितने भी नेता थे जो स्वतंत्रता में भाग ले रहे थे, सभी बड़े अपनी जागरूकता के साथ पूरा काम सही से संभालने लग गए। तो ये जो कौन थे, अब्बास तेबजी वहाँ पहुँच गए और गांधी जी की गिरफ्तार की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं आई। मतलब सबने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी। नेक्स्ट देखिए। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। राज जहां पर वल्लभ भाई पटेल ने भाषण दिया था वहीं अब कौन आया है? गांधी जी। गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोगों ने, मतलब दरबारी लोग, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं ना, दरबारी लोग, उन्होंने बहुत ही अच्छे से गांधी जी का स्वागत किया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खासतौर पर उल्लेख किया। मतलब जब गांधी जी ने भाषण दिया तो दरबारी लोगों का शुक्रिया अदा करते या धन्यवाद करते हुए उनके बारे में बताते हुए विशेष उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, मतलब उनकी रियासतें होती थी। उनकी सहाबी थी ऐशो आराम की जिंदगी। जो दरबारी लोग थे उनका जीवन कैसा था? ऐशो आराम का जीवन था। एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। मतलब आम व्यक्तियों से गांधी जी बोलते हैं कि दरबारी लोगों का जीवन तो ऐशो आराम का रहता है, फिर भी उन्होंने अपना ऐशो आराम सब छोड़कर वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से सबसे पहले गांधी से मिलना चाहते थे। गांधी जी से कौन मिलना चाह रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इस बैठक से, कौन सी? भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 21 मार्च से ही पहले जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। मतलब नेहरू जी को संदेश भेज दिया गांधी जी ने कि मुझ तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी जा सकता है। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाग की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात कि लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाग में जरा भी विराम नहीं दे सकता। इस तरह से इनकी बातचीत हुई। किस तरह से योजना तय करना है, कहाँ भेजना है, रात भर हमें कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है और किस तरह मछुआरों के कंधे पर बैठकर आना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मतलब जब वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर दिया लोगों में एक आक्रोश था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। मतलब जो गांधी जी और पटेल के और इनके पक्ष में जो लोग थे, जितने भी मुखिया थे, उन्होंने सरकार की जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने सबने अपना इस्तीफा सौंप दिया। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। मतलब गांधी जी ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि मैं किसी भी राजघराने के इलाके से नहीं जाऊंगा, मैं ये जो यात्रा है ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगी।
लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत, कौन सी रियासत, बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा काफ़ी लंबी हो सकती थी, करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता, मतलब जो कार्यक्रम उन्होंने तय किया था आगे वो लेट हो जाता, इसलिए उन्हें बड़ौदा रियासत से आगे से होके गुजरना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया। गांधी जी को कहाँ ठहराया गया है? रास में एक धर्मशाला में। जबकि बाकी सत्याग्रही जो है तंबुओं में रुके हुए थे। कपड़े के जो बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े होते हैं उसका तंबू बनाया जाता है, बाकी सत्याग्रही जो है वहाँ रुके हुए थे। रास की आबादी करीब 3000 थी। कितनी आबादी थी? 3000। रास की जो आबादी थी वो 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। मतलब जहाँ रास में जहाँ गांधी जी को ठहराया गया था वहाँ की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 3000। पर उस दिन जो जनसभा इकट्ठी हुई थी कितने थे वहाँ? 20,000। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। मतलब आप जो वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको पुरस्कार के रूप में ये इनाम मिला है कि उनको जेल हुआ, क्योंकि वो आपकी सेवा करते रहे। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पक्ष में जितने भी लोग हैं वो जो भी अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको इस्तीफे दे देने चाहिए। कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि स्वतंत्रता तो चाहते हैं पर नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। उनको मक्खी का उदाहरण देते कहा कि गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब लोगों को कहा है कि तुम्हें अपने निजी स्वार्थ को थोड़ा सा भूल जाना चाहिए स्वतंत्रता के लिए और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? मतलब सरकार किस तरह से अपने आप लोगों को चूसती है, गांव को चूसती है, और किस तरह से उनका साथ तुम देते रहोगे और कब तक देते रहोगे? सरकार ने तो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं? मतलब आप देख नहीं पा रहे कि सरकार हम लोगों के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली? गांधी जी ने लोगों को कहा है। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया। मतलब राजद्रोह की बात पर गांधी जी ने जोर दिया और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते उन्होंने कहा, मतलब गांधी जी जो भी काम करते थे खुलेआम करते थे, उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी। अब फिर बादल घिर आए और यहाँ या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि यदि सरकार मुझे गिरफ्तार भी करते तो बहुत अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी, राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मतलब मेरे जैसे लोग अगर सामने आएंगे और राजद्रोह करेंगे तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकारपुर पहुँचे। मतलब हर समय का विवरण दिया गया है कि किस तरह जो सत्याग्रही शाम को 6 बजे रात से चला अपनी दांडी यात्रा के लिए चलना शुरू करा और 8 बजे वो कहाँ पहुँचे? कनकापुरा। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। लोगों की एक मेंटालिटी ये थी कि हम रात को अंधेरे में नदी कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रह का स्वागत किया। जाहिर सी बात है कि जब हम नदी और इनके किनारे जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो यहाँ ठंडी हवाओं ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला गांधी जी की महात्मा गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर ही जल्दी वापस आना। मतलब 105 साल की बूढ़ी महिला ने गांधी जी के सिर पर तिलक लगाया माथे पर और कहा कि महात्मा जी स्वराज मतलब स्वतंत्रता लेकर ही वापस आना। गांधी जी ने कहा, मेरा स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा, और ऐसे सांत्वना देते हैं। गांधी जी की जनसभा का निर्धारण समय 8 बजे था। मतलब लोगों को संबोधित करने का समय कहाँ था, कितने बजे था? 8 बजे। लेकिन कनकापुरा पहुँचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा मतलब सरकार का किस तरह से गलत शासन है इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी है। मतलब राजा भी दुखी है और
मतलब छोटा से छोटा व्यक्ति भी दुखी और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी दुखी है। राजा महाराजा जिससे सरकार नचाती हैं, नाचते हैं और तैयार हैं, मतलब यहाँ के जो राजा महाराजा जैसे सरकार कह रही उसे वैसे ही काम चल रहा है, वह भी खुश नहीं है। ये राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। मतलब लोगों का ऐसा सोचना था कि जो गांधी जी है वो थोड़ी यात्रा कार से कर ले। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये उनकी जीवन की आखिरी यात्रा है। मतलब गांधी जी ने कहा कि ये मेरी जीवन की आखिरी यात्रा है, ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता, ऐसा गांधी जी का मानना था। वो कहते थे कि ये मेरी धर्म यात्रा है, मैं इसको पैदल ही चल के पूरी करूँगा। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होगी। अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा तो मुझे आम व्यक्ति के सुख दुख का पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। मतलब जो नमक बनाया जाता है तो नमक उसकी निगरानी रखने के लिए बहुत सारे चौकीदार जो है वो रहते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा लिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। मतलब सरकार ने पहले से ही जितने भी नमक भंडार थे वो हटा दिए कि कहीं गांधी ऐसा नहीं हो कि नमक कानून तोड़ दे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर से गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। मतलब जब पानी उफान पर होता है तो क्या होता है कि पानी के साथ कीचड़ या दलदल भी कम से कम चलना पड़ेगा, वो कीचड़ बह के निकल जाता है पानी के साथ। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। कितनी बजे बाद? 10:30 बजे बाद भोजन किया सबने, इतने पानी के साथ नदी का दलदल भी बह निकला। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूँगा। उन्होंने लोगों के कंधे पर बैठने के लिए भी मना कर दिया। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए, एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। क्यों आधी रात का इंतजार क्यों कर रहे थे? कि जो पानी है वो अपने बहाव के साथ कीचड़ को ले जाएगी। मही नदी के तट पर धूप अंधेरी रात में, मतलब धूप अंधेरी रात, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि दीपक की जो उजाला आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि हल्की धूप और अंधेरा, कहीं कहीं धूप सा महसूस हो रहा था उस दीपक के उजाले से। अंधेरे रात में भी मेला जैसा लग रहा था क्योंकि दीपक चमचमा रहे थे। भजन मंडलियाँ थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे। मतलब कुछ दांडिया रास के निपुण जो दरबारी थे उनके गीत के बोल क्या थे? देखो गांधी का दांडिया रास। रास में गांधी का ये दांडिया रास क्या है? देखो वल्लभ का दांडिया रास। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गांधी जी को और वल्लभ भाई पटेल को बोलते हुए कि रास में किस तरह से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी है। दांडी का रास, सरकार का नाश। अब तो सरकार का नाश होना है। देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। विट्ठल और भगवान का संबोधित करते हुए उन्होंने अपने गीत में बोल बोले हैं। अब नेक्स्ट देखिए, गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने रघुनाथ काका को ये मतलब जवाबदारी दी कि गांधी जी को नदी पार करानी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। जितने भी सत्याग्रही थे उन्होंने रघुनाथ काका को क्या कहना शुरू कर दिया था? निषाद राज। कौन थे ये निषाद राज? जिन्हें भगवान राम को नदी पार करवाई थी अपनी नाव में बिठाकर, भगवान राम को, है ना। तो वो कौन थे? निषाद राज। इसलिए यहाँ रघुनाथ काका को भी सत्याग्रहियों ने क्या कहा? निषाद राज। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। मतलब दिए जो हाथ में लोग लेकर खड़े थे वो भी उस अंधेरे को
हटा नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। लोगों की संख्या बढ़ती गई। आसपास के जितने भी गांव थे नदी के आसपास, वहां के सभी लोग अपने हाथों में दिए लेकर आ गए। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। मतलब नदी के इस किनारे पर भी लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे और नदी के उस किनारे पर भी लोग दिए हाथों में दिए लेकर खड़े थे। पूरा गाँव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रह का इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से आने लगी। मतलब इस किनारे पे भी आवाज़ थी, सबकी जयकारा कर रहे थे, और उस किनारे पे ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। इधर से उधर ध्वनि सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। मतलब स्थिति जैसी इस किनारे पे थी वैसी ही उस किनारे थी। जैसे लोग यहाँ हाथों में दिए लेके खड़े थे वैसा उधर भी थी। और महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जय जय का गुंजार लगा रहे थे। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन थी। मतलब इस किनारे जैसा कीचड़ और दलदल था वैसा उधर भी था। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। कितनी बजे? 1 बजे। और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी थी। मतलब उस किनारे पर झोपड़ी तैयार कर दी थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रह को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने नदी पार कर ली, जो आसपास के लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे वो चले गए, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम तक और रात तक पूरी रात खड़े रहे, क्योंकि सत्याग्रही और पीछे भी थे जो नदी पार करने वाले थे। तो लोगों ने भी यहाँ काफ़ी सहयोग दिया और पूरी रात अपने हाथों में दिए लेकर खड़े रहे, और बाकी जो पीछे आने वाले सत्याग्रही थे उनको भी नदी पार करने में सहयोग दिया। तो ये आपके थे दिए जल उठे चैप्टर। स्टूडेंट, आप ये चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। ओके।